मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें लर्निंग के प्रकार के बारे में बताया गया। लर्निंग यानी कि जो कुछ हम अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ सीखते हैं उसे हम सब लर्निंग कहेंगे। लर्निंग की क्रिया एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। लर्निंग एक प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस का रिजल्ट नहीं है। लर्निंग मतलब सीखना जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी बंद नहीं होती है, जो निरंतर की जीवन पर्यंत चलती रहती है। हेडिंग है काइंड्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग के प्रकार। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने यानी कि साइकोलॉजी मतलब जो एजुकेशन से संबंधित साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लर्निंग के कई प्रकार का वर्णन किया है। इसमें जो है ओसवेल के अनुसार शिक्षा के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला अभिग्रहण सीखना, यानी कि रिसेप्शन लर्निंग। इस तरह के सीखने में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या निकालकर दी जाती है। शिक्षार्थियों को उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेता है, यानी कि जो हम कुछ बच्चों को बोलकर सिखाएंगे उसमें बच्चा जो है उसे ग्रहण करेगा। नेक्स्ट है अन्वेषण, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। इस तरह के अधिगम में बच्चों को प्रयोग करके सिखाया जाता है। जैसे हम जब बच्चे को प्रयोगशाला आदि में ले जाते हैं तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के केमिकल के साथ में रिएक्शन करके सिखाया जाता है कि किस प्रकार से कौन सा नया मटेरियल तैयार होगा। अन्वेषण सीखना वैसे तो सीखने को ही कहते हैं। इसमें शिक्षार्थियों को दी गई सामग्री में नया संप्रत्यय या नया कोई नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। यानी कि यहाँ पे मैंने अभी बताया, बच्चा प्रयोगशाला में जाओगे तो बच्चे को 2 सामग्री अगर देंगे तो केमिकल रिएक्शन से जो नया मटेरियल तैयार होगा उसे जो नया मटेरियल आएगा उसे वह मतलब खोजकर नए पदार्थ का केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक नए पदार्थ की यानी नए मटेरियल की वह खोज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रटकर सीखना, यानी कि रोट लर्निंग। एनसीएफ 2005 में रटने पे बल नहीं दिया गया, जबकि बच्चे को करके सीखने पे बल दिया गया। प्याजे भी करके सीखने पर ही बल देते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी दी गए सामग्रियों के साथ यानी कि सहचर यानी एसोसिएशन, शब्दांश यानी कि वर्बलाइजेशन तथा मनमाने ढंग से इसके आश्रय को बिना समझे सीखते हैं। निरर्थक पदों को सीखना, शब्दों को जोड़ों को सीखना, अक्षर अंक जोड़ों को सीखना इत्यादि। यानी कि बच्चे को रटना, यानी कि जो कुछ चाहे उसमें कुछ भी लिखवाया गया, यानी कि बच्चा जो चाहे सही हो या गलत हो हर चीज को रट लेगा। वहाँ पे ये बच्चा ये नहीं देखता कि क्या गलत है क्या सही है, बस उसे रटकर ही सीखता है। अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग। अर्थपूर्ण सीखना वैसे सीखने को कहते हैं जिसमें सीखी जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंधगत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखते हैं। यानी कि बच्चे को यानी कि 2 पैराग्राफ अगर दिए गए हैं तो उसमें पहला वाला पैराग्राफ दूसरे से संबंधित तो उसका पहले से रिलेटेड, अगर सेकंड पैराग्राफ है तो उससे बात समझकर दोनों को आपस में रिलेट करके पढ़ लेगा, यानी कि अर्थ इससे वह मीनिंग के द्वारा सीख लेगा। गैनी के अनुसार ये जो है चार्ट दिया गया है, इसमें
ये जो है टेट की दर से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इसको आप टिक कर लीजिए और इसका स्टेप बाय स्टेप याद, इसको स्टेप बाय स्टेप ही पूछते हैं। मतलब अगर आप पूछेगा सांकेतिक सीखने के बाद में कौन सी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, यानी उद्दीपन क्रिया, उसके बाद में सरल श्रृंखला, नेक्स्ट है यानी कि 4 नंबर पे आएगा शाब्दिक सहचर्य सीखना, फिर विभेदीकरण, फिर संप्रत्यय यानी कि नियम, फिर समस्या का समाधान। गैने ने अपनी पुस्तक में दी कंडीशन ऑफ द लर्निंग में सीखने यानी कि लर्निंग के मूल 8 प्रकार का वर्णन किया है। गैने द्वारा बताए गए सभी 8 प्रकार के श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या का समाधान होता है और सबसे नीचे सांकेतिक सीखना, यानी कि जैसा चार्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे है सांकेतिक सीखना, लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि ये सबसे उच्च स्तर होगा। गैने के इस चार्ट से एक क्वेश्चन टेट में हर बार आता है। इस बार भी आया हुआ था और हर बार एक क्वेश्चन चार्ट से आता है। ठीक है, तो इसको आप रट लीजिए, इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इसको बार बार पढ़िए। 1-2 बार पढ़ेंगे आप, 1-2 बार नहीं 4-5 बार अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको याद होगा। सबसे पहले यानी कि सांकेतिक अधिगम, यानी कि जब हम कहीं जाएंगे तो कहीं संकेत, जैसे हम कभी पार्टी में गए तो वहाँ एक संकेत होगा। सेकंड यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। थर्ड स्टेप होगा सरल श्रृंखला का सीखना। फोर्थ स्टेप है इसका शाब्दिक सहचर्य सीखना। फिफ्थ स्टेप होगा विभेदीकरण सीखना। 6th स्टेप है संप्रत्यय सीखना। नियम 7th में नियम है। 8th में समस्या का समाधान। मैं फर्स्ट स्टेप से ही समझाती हूँ यहाँ से कि फर्स्ट स्टेप यानी कि जब हम कहीं, आप इसको इस तरह से याद करके देखिए, जब हम कहीं पार्टी में गए तो हमने वहाँ पे किसी को देखा, ठीक है, तो यानी कि उद्दीपन, जब हम किसी को देखेंगे तो वह हमारा उद्दीपन होगा। ठीक है, तो हम उससे अगर बात करने के लिए सोचेंगे तो वह हम बात करने के लिए सोचेंगे तो वह हमारी अनुक्रिया है। यानी कि सरल श्रृंखला, यानी कि जब हम उससे पास जाकर उससे बात करने, उसके पास जाएंगे तो हम उससे एक मतलब रिलेशन को बनाएंगे। थर्ड यानी कि शाब्दिक सहचर्य, यानी कि हम उससे बातचीत करेंगे तो हम उससे पता करेंगे कि वो क्या, मतलब कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, यह सब कुछ है। और उसकी 5th में अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर उसकी 2 सहेलियां हैं तो हम उसमें पूछेंगे अच्छा ये कौन है, तो वो बताएगी कि ये मेरी फ्रेंड है या कुछ भी हो। संप्रत्यय यानी कि हम उससे जो कुछ जानना था हम वो सब सीख लेंगे। फिर नियम यह है कि हम कहीं अगर पार्टी में गए हैं तो हम किसी से बातचीत करके अपनी जगह पर वापस लौटेंगे। एयर यानी कि हाई लेवल ये है कि हमने मतलब जो हमारी फ्रेंड है हम उससे बातचीत करके हमने अपनी समस्या का समाधान कर लिया है, तो ये हाई लेवल हो जाएगा। और सबसे लो लेवल है सांकेतिक, यानी कि जो संकेत है जो वहाँ पे उसे सीखना। तो यानी कि इसमें 2 स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले संकेत, फिर यानी कि स्टिमुलस, फिर यानी कि सरल श्रृंखला के बाद में शाब्दिक सहचर्य, शाब्दिक सहचर्य के बाद विभेदीकरण में कॉन्सेप्ट यानी कि संप्रत्यय, फिर नियम, फिर इसका समस्या। एक बार फिर से आप रट के देखिए इसको। यानी कि संकेत, यानी कि हम कहीं गए हैं तो हमको कोई मेरा जानने वाला दिख रहा है तो हम उससे बात करने के लिए सोचेंगे तो वो संकेत है। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि जो सोचने के लिए कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ अनुक्रिया होगा। हम उसके पास जाएंगे तो हमने उससे उसके रिलेशन पता करने के लिए कोशिश की तो वो सरल श्रृंखला हो गई। सरल श्रृंखला के बाद में हम उससे जब पास जाएंगे तो
खाली तो खड़े नहीं रहेंगे, तो हम उससे बातचीत करेंगे। तो वहाँ पे शाब्दिक सहचर्य, विभेदीकरण, यानी कि अगर उसके साथ में हमारी कोई फ्रेंड है, उसके साथ में कोई है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है। तो यानी यहाँ पे डिफरेंस पता कर लेंगे, हाँ कौन। फिर कॉन्सेप्ट, यानी कि हम उससे थोड़ी बहुत जो कुछ जानना है हम उससे पता कर लेंगे। पता करने के बाद में नियम या भी है, हम किसी व्यक्ति के पास में गए हैं तो वहां से वापस लौटेंगे, ठीक है। तो वापस लौटना ये हमारा नियम है। उसके बाद में अर्थ यानी कि हाई लेवल ये होगा कि समस्या का समाधान। यहाँ पे हमारी समस्या का समाधान हो चुका है, ये एक हाई लेवल है। तो मैंने इस तरह से इसको डिस्क्राइब, इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से डिस्क्राइब, मैं इसकी थ्योरी भी है, क्योंकि थ्योरी आती नहीं है तो उसको ज्यादा अगर आप चाहेंगे तो मैं थ्योरी को भी बता दूंगी। ये जो चार्ट है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने थ्योरी नहीं कहा। चार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप चार्ट को पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा दूंगी, दोबारा डिफाइन कर दूंगी। नेक्स्ट हेडिंग है औपचारिक अधिगम तथा अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम यानी कि क्लासरूम लर्निंग, यानी कि जब हमें, यानी फॉर्मल लर्निंग, जहाँ पे हम ऐसा अधिगम जहाँ हम किसी, यानी कि अनुभवी व्यक्ति या शिक्षक की सहायता लेते हैं, तो वहाँ पे जो है फॉर्मल लर्निंग होती है। इनफॉर्मल लर्निंग में, यानी कि जो हम समाज में अपने माता पिता, यानी कि किसी मतलब जो अनुभवी नहीं, हम उससे सीखते हैं, तो वो अनौपचारिक अधिगम होगा। यानी कि औपचारिक अधिगम में कक्षा अधिगम, यानी कि क्लासरूम लर्निंग से तात्पर्य स्कूल या कॉलेजों में छात्रों द्वारा वर्ग या कक्षा में शिक्षकों की मदद से ग्रहण किया जाने वाला कौशल होता है। इस तरह के शिक्षण में स्कूल या शिक्षक पाठ्य पुस्तक अन्य क्रमबद्ध सामग्रियों की भूमिका अधिक होती है, अन्य संबद्ध सामग्रियों की भूमिका अधिक होती है। शिक्षक छात्रों को कक्षा में शिक्षा देने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और उसी के अनुसार छात्रों को कौशल सिखाते हैं। क्षेत्र अधिगम से तात्पर्य वैसे तो शिक्षण से ही होता है, जिसमें क्षेत्र अधिगम से तात्पर्य वैसे शिक्षण से ही होता है, जिसमें छात्र किसी क्षेत्र जैसे खेल के मैदान में विशेष अधिकारी जैसे शिक्षक आदि या अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति की कोई विशेषज्ञ की मदद से कोई कौशल सीखते हैं, तो वहाँ पे क्षेत्र। इस तरह के शिक्षण का वातावरण उतना अनुशासनात्मक नहीं होता, यानी कि डिसिप्लिन में नहीं होता, जितना कि औपचारिक अधिगम है। यानी कि औपचारिक अधिगम से में हम कहीं इस क्लासरूम में बैठे हैं तो वहाँ के नियम है, उनके अनुसार हम कार्य करेंगे। शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अनौपचारिक शिक्षण के 3 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है माता पिता, यानी कि जो हमें माता पिता सिखाते हैं। नेक्स्ट है पास पड़ोस में दी गई शिक्षा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, यानी कि पेयर ट्रेनिंग, यानी कि जो साथियों से हम कुछ सीखते हैं, तो वहाँ पे जो है कोई नियम नहीं होता, कोई अनुभवी नहीं होता, सब आपस में ही एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।